नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बीमारियों के बारे में वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप जागरूक बने, जानकार बने, डरे नहीं। आज का हमारा विषय होगा म्यूकोरमाइकोसिस। जी हाँ, कोविड के बाद से म्यूकोरमाइकोसिस की चर्चा बहुत तेज़ी से शुरू हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस क्यों आई, क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही है, इस बारे में हम चर्चा आज करेंगे। इसके क्या इलाज हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली एक फंगल डिजीज़ है। म्यूकोरेसी फैमिली की 27 फंगस इसमें शामिल हैं, जो कि इस बीमारी ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार हैं। म्यूकोरमाइकोसिस सामान्य बीमारी है। इससे पहले न ज़्यादा सुनी गई न जानी गई। ये कोविड के बाद से इस बीमारी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया और इसके मरीजों की संख्या पूरे देश के अंदर अचानक से बढ़ गई। म्यूकोरमाइकोसिस देश के मरीजों में कोविड के बाद क्यों हुई, ये तो एक अभी शोध का ही विषय है, क्योंकि अभी इस पर कुछ बहुत सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण डायबिटीज़ मेलाइटस है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टेरॉइड्स का अधिक इस्तेमाल इसका कारण है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंदर होने वाले मॉइस्चर के कारण म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या देश के अंदर बढ़ी है। लेकिन फिर भी सच जो भी हो, लेकिन कष्ट मरीजों को हो रहा है, उसका इलाज होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए। और इसी विषय में आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस को कैसे उपचारित किया जाए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने तरीके की होती है। इन सारी बातों की चर्चा आज आपके साथ हो रही है। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली 4 तरीके की होती है। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि नाक के हिस्से से शुरू होती है, नाक से होती हुई साइनसस तक, साइनसस से हार्ड पैलेट तक, और फिर आँख, और फिर इसके बाद मेनिंजेस तक पहुंचती है। इससे पहले ये म्यूकोरमाइकोसिस, इस टाइप की म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान देखी गई और उसके केसेस बहुत कम होते थे। सेकेंड टाइप की म्यूकोरमाइकोसिस है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। जब नाक के अंदर इन्फेक्शन जाता है, साइनसस के अंदर जाता है, वो ट्रेवल कर सकता है मेनिंजेस के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर, और वो ट्रेवल कर सकता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर होने वाली म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादातर उन मरीज़ों में देखी जाती थी जिनमें कैंसर पाया जाता था, या कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता था और उनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबे समय तक होता था। या स्टेम सेल थेरेपी जिन मरीज़ों के में चलती थी, उनमें पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस पाई जाती थी। तीसरे तरीके की म्यूकोरमाइकोसिस है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, कि शुरू तो किसी अंग में हो रही है, लेकिन ब्लड रूट को पंचर करके उसके थ्रू दूसरे हिस्सों में पहुंच जाती है। ये डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस होती है। और ये ज़्यादातर इस तरीके की म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में होती है, डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। और चौथी टाइप की होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये भी ज़्यादातर बच्चों में होती है, जो कि ओरल रूट के थ्रू उनके पेट में पहुंचती है और वहाँ पर फिर ये फलती फूलती है। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या होंगे? अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि म्यूकोरमाइकोसिस 4 तरीके की होती है। इन म्यूकोरमाइकोसिस की टाइप्स के आधार पर ही इनके लक्षण होते हैं। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में ज़्यादातर फेस के एक हिस्से में स्वेलिंग आती है और वहाँ पर फिर धीरे धीरे नीलापन आ जाता है। नाक के अंदर पपड़ी पड़ती है, नाक की अंदर से खून आता है। सॉफ्ट पैलेट के पीछे के हिस्से पर वहाँ पर काले निशान दिखाई देने लगते हैं और फिर ये आँख के अंदर बढ़ जाती है। जब आँख के अंदर बढ़ जाती है तो आँख के अंदर लालिमा और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, यानी आँख से कम दिखाई देने की शिकायत शुरू हो जाती है। इस तरीके से राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। वहीं जब
एब्डोमिनल म्यूकोरमाइकोसिस होती है, वहाँ बच्चों में एब्डोमिनल पेन की शिकायत करते हैं, फ्लैचुलेंस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, फीवर होता है, इस तरीके के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जो स्किन के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस होती है वो यूजुअली कट के अंदर कट से स्किन के अंदर आती है, वहाँ ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, नीले रंग का वो हिस्सा दिखाई देने लगता है, उस हिस्से पर दर्द भी बहुत अधिक होता है और मरीजों में बुखार भी हो जाता है। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर, जो कि कोविड पेशेंट में सबसे ज़्यादा हो रही है, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर सांस फूलना, खांसी आना, बुखार आना, इस तरीके के लक्षण पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों में दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहा जा सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस की शुरुआत कहाँ से हो रही है और डिसेमिनेट होकर के कहाँ पर जा रही है, मरीज़ के अंदर उत्पन्न होने वाले लक्षण इसी बात पर निर्भर करें। अब बात आती है म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली ये टीम वर्क है। सबसे पहले ज़रूरी होता है इसकी डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री की और फिज़िकल एग्जामिनेशन की। क्लिनिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री से अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन लंबे समय तक रहा है, वो डायबिटीज़ या किसी अन्य इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ से पीड़ित है, तो म्यूकोरमाइकोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो डायग्नोसिस का एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि हम टिश्यू बायोप्सी कर लें। टिश्यू बायोप्सी उन्हीं हिस्सों की जा सकती है जो हिस्से एक्सपोज्ड हैं। अब तीसरा तरीका क्या हुआ, जैसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है तो वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ करेंगे हम सीटी स्कैन, HRCT करेंगे। सीटी कर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस शुरू हो चुकी है। अगर ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम कि म्यूकोरमाइकोसिस शुरू हो गई है, तो फिर बारी आती है इसके ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली टीम वर्क है। एक अगर म्यूकोरमाइकोसिस का डिसेमिनेशन हो चुका है तो उसके लिए फिर एक टीम चाहिए होती है। अगर डिसेमिनेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पर आप सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल यही होता है, इनहिबिशन ऑफ द डिजीज़, इनहिबिशन ऑफ द म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि फंगस को बढ़ने से हम रोक लें, उसको हम एक हिस्से में ही रोक लें और वहीं पर हम उसको डेड कर दें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि म्यूकोरमाइकोसिस की जो फंगस है वो डेड मटेरियल्स पर ही ग्रो करती है। पत्तियाँ हैं, सड़ी हुई लकड़ी है, इस तरीके, यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि डेड चीज़ों पर ग्रो करने वाली चीज़ का नेचर लगभग वही रहता है। डिजीज़ के दौरान भी ह्यूमन बींग्स में आते ही म्यूकोरमाइकोसिस क्या करती है, वेसल्स को रप्चर करती है। वेसल्स को रप्चर करने के बाद उनको ब्लॉक करती है, जिससे ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है। थ्रोम्बोटिक चेंजेस आते हैं, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, यानी वो पार्ट या वो हिस्सा शरीर का डेड होने लगता है और इससे फंगस को ग्रो करने में आसानी होती है। तो सबसे पहला हमारा मोटिव ट्रीटमेंट के दौरान यही होना चाहिए कि हम फंगस को रेस्ट्रिक्ट करें, उसको एक जगह पर रोक लें। अगर फंगस रुक जाती है तो हम समझ लो कामयाब हो गए। इसके लिए एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत अच्छा उपचार मौजूद है और इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने इसके लिए शोध भी किए हैं। इनहिबिशन ऑफ फंगस के लिए उन्होंने शोध किए हैं और उनके रिसर्च पेपर्स बाकायदा पब्लिश किए गए हैं। उन पेपर्स के लिंक्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दवाइयों के नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उससे आप समझ सकते हैं कि इनहिबिशन ऑफ फंगस होम्योपैथिक ड्रग से कितनी क्विकली अचीव किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम्स के आधार पर होंगी, यानी कि होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है टोटलिटी की बेसिस पर ही इस्तेमाल होंगी, लेकिन जो संभवतः जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो डायग्नोसिस के दौरान जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं, उनकी बेसिस पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल हो सकती है। एक रिसर्च में ये बात कही गई है। सल्फर आयोड ये भी
ज़्यादातर 1000 और 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की गई है, यह भी एक रिसर्च में कही गई है। और लैकेसिस 1000 ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। कालिया आयोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्रोटलस हॉरिडिस के सिम्टम्स भी म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस तरह होम्योपैथी की उपयोगिता म्यूकोरमाइकोसिस में लगभग बहुत अधिक है, बस केवल इसके प्रयोग करके देखने की ज़रूरत है। अभी हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी को प्रयोग करके म्यूकोरमाइकोसिस पे देखा नहीं गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि होम्योपैथी इनहिबिशन ऑफ फंगस में बहुत सफल और सिद्ध होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।